इतिहास की गहराइयों में जब हम झांकते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कुछ घटनाएं केवल राजाओं और साम्राज्यों के उत्थान या पतन की कहानी नहीं होती हैं, बल्कि वे एक ऐसी चेतना को जन्म देती हैं जो आने वाले युगों की दिशा बदल देती है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत भी ऐसे एक कालखंड था जहां राजनीति, समाज और संस्कृति अपने बदलाव के द्वार पर खड़े थे। उस समय मगध की धरती पर नंद वंश का शासन था। नंद शासक धनानंद अपने समय के सबसे धनी राजाओं में गिना जाता था। उसके खजाने सोने चांदी से लबालब भरे थे, उसकी सेनाएं विशाल और सुसज्जित थी, लेकिन सत्ता का अहंकार उसके शासन को जनता की नजरों से में क्रूर और अत्याचारी बना रहा था। प्रजा संतोष में थी, पर उसकी आवाज दरबार की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी। इसी दौर में एक घटना घटी जिसने न केवल मगध की सत्ता को चुनौती दी, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य की नींव रखी। एक घटना थी आचार्य चाणक्य का नंद दरबार में अपमान। चाणक्य केवल एक साधारण ब्राह्मण विद्वान नहीं थे, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के अद्वितीय ज्ञाता। उनके पास केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, बल्कि व्यवहारिक राजनीति की गहरी समझ भी थी। वे दूर दृष्टि से देखते थे कि भारत पर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। सिकंदर महान ने अभी अभी पश्चिमोत्तर भारत की भूमि पर अपना कदम रखा था और उसकी सेना ने भारतीय गणराज्य को हिला दिया था। चाणक्य ये खतरा समझा और नंद दरबार में उपस्थित होकर धनानंद को सावधान किया कि भारत को एकजुट करने की आवश्यकता है, अन्यथा विदेशी शक्तियां हमारी भूमि को रौंद डालेंगी। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि जब शासक केवल अपनी शक्ति के मद में डूब जाते हैं तो वे बुद्धिमानों की बातों को तुच्छ समझने लगते हैं। धनानंद ने भी यही किया। उसने चाणक्य की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, उल्टा अपने घमंड में उसने चाणक्य का उपहास किया और भरी सभा में उनका अपमान किया। कथाओं में वर्णित है कि धनानंद ने उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी शिखा खींच दी और उन्हें दरबार से बाहर फेंक दिया। हो सकता है कि वास्तविकता इससे अलग हो रही हो, लेकिन एक बात निश्चित है, यह अपमान भारतीय स्मृति में एक निर्णायक मोड़ बन गया। चाणक्य दरबार से निकले तो उन्होंने अपनी खुली शिखा को आकाश की ओर उठाकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह नंद वंश का विनाश नहीं करेंगे तब तक इसे दोबारा नहीं बांधेंगे। यही प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत क्रोध का नहीं थी, बल्कि ये उस समय की भारतीय चेतना की पुकार थी। ये उस विद्वान का संकल्प था जिसने देख लिया था कि यदि भारत को एकीकृत नहीं किया गया तो उसकी भूमि विदेशियों शक्तियों का शिकार बन जाएगी। इतिहासकारों का मानना है कि नंद शासन का भारी करतंत्र, अत्याधिक धनोन्मुख नीतियों और जनता की दुर्दशा पहले से ही एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर रही थी। चाणक्य का अपमान केवल उस बारूद में चिंगारी का काम कर गया। विदेशी स्रोत भी हमें इस समय की झलक देते हैं कि यूनानी दूत मैक्सथनीज, जो बाद में चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचे, उन्होंने अपने वृत्तांत इंडिका में लिखा कि नंद शासकों का धन अपार था और अपनी सेनाएं विशाल। यह सब बात है कि नंद साम्राज्य वास्तव में शक्ति और वैभव में अद्वितीय था, लेकिन वही वैभव उसके पतन का कारण भी बना, क्योंकि शक्ति जब अहंकार में बदलती है तो शासन जनता से दूर हो जाता है। चाणक्य के इसी अपमान के क्षण को अगर हम विश्लेषण से दृष्टि में देखें तो ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ये वह क्षण था जब राजनीति में अन्याय के विरुद्ध एक विद्वान खड़ा हुआ। ये वह क्षण था जब ज्ञान और संकल्प ने मिलकर साम्राज्य की परिकल्पना की, और ये वह क्षण था जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनने की और अग्रसर किया। चाणक्य की प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं थी, वो एक ज्वाला थी जिसने उनके भीतर और उनके चारों ओर के वातावरण में एक तूफान पैदा कर दिया। परंतु प्रश्न ये था कि क्या केवल एक विद्वान की संकल्पना से इतना विशाल साम्राज्य खड़ा हो सकता था? नहीं, इसके लिए एक ऐसा पुरुष चाहिए था जिसमें साहस, नेतृत्व की क्षमता और जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में इतिहास की धारा मोड़ सके। यही तलाश चाणक्य को मगध से दूर गांव-गांव ले गई। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने बच्चों को खेलते देखा। बच्चे अपने खेल में राजा और दरबार का अभिनय कर रहे थे और उनमें एक बालक असाधारण
आत्मविश्वास के साथ राजा की भूमिका निभा रहा था। वह बालक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कोई राजकुमार नहीं था, उसकी पृष्ठभूमि सामान्य थी, पर उसमें वो तेज था जो किसी साधारण वंश का नहीं बल्कि भविष्य के नायक का संकेत देता था। चाणक्य ने उस क्षण पहचान लिया कि ये वही बीज है जिसमें मैं अपनी कल्पना का वृक्ष उगा सकता हूँ। यह निर्णय केवल भावनात्मक नहीं था बल्कि गहरी दूरदृष्टि की परिणाम था। इतिहासकारों का मानना है कि चाणक्य का ये चयन भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उन्होंने जाति, वंश और वंशानुगत राजतंत्र की सीमाओं को तोड़कर नेतृत्व की प्रतिभा और क्षमता के आधार पर चंद्रगुप्त को चाणक्य अपने साथ तक्षशिला ले आए। उस समय तक्षशिला केवल एक नगर नहीं बल्कि ज्ञान का महाकेंद्र था। यहाँ यूनानी, फारसी, भारतीय और अन्य अनेक संस्कृतियों के विद्यार्थी आते थे। यह अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक केंद्र था जहाँ राजनीति, दिकला, चिकित्सा, दर्शन, गणित और भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य ने यहाँ चंद्रगुप्त को केवल शिक्षा ही नहीं दी बल्कि उसे एक रणनीतिक दृष्टि भी दी। उसके प्रशिक्षण की नींव बहुत गहरी थी। तलवार और भाले की कला में उसे पारंगत किया गया, लेकिन उससे कहीं अधिक उसे नीति की शिक्षा दी गई। चाणक्य ने उसे समझाया कि केवल बल से साम्राज्य नहीं टिकते बल्कि साम्राज्य टिकते हैं बौद्ध और धैर्य, दूरदर्शिता, जासूसी की कला, गुप्त संदेशों का आदान प्रदान, कूटनीति में छल और मित्रता का संतुलन, ताराधन और अर्थव्यवस्था की संरचना। ये सब चंद्रगुप्त के लिए उस समय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। यहाँ एक दिलचस्प प्रसंग हमें परंपराओं से मिलता है। सूखी रोटी की रणनीति। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ये नीति समझाई, दुश्मन के राज को खाने की तरह देखो। यदि तुम पूरी रोटी एक ही बार में खाने की कोशिश करोगे तो तुम घुट जाओगे, लेकिन यदि तुम धीरे धीरे किनारों से खाते जाओगे तो अंततः पूरी रोटी तुम्हारी हो जाएगी। यही रणनीति चंद्रगुप्त के युद्ध में परिलक्षित हुई, जब उन्होंने सीधे नंद साम्राज्य पर आक्रमण न करके पहले सीमावर्ती राज्यों को अपने साथ जोड़ा और दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर किया। तक्षशिला का यह प्रशिक्षण केवल व्यक्तिगत शिक्षा नहीं था बल्कि यह भारतीय राजनीति की उस परंपरा का पुनर्जन्म था जिसे बाद में अर्थशास्त्र में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि उसी व्यवहारिक शिक्षा का विस्तार है जिसे चंद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसी दृष्टि से चाणक्य की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी बल्कि एक सुविचारी राष्ट्रीय दृष्टिकोण थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रशिक्षण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि इतिहास ने उनके सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण उस समय के लिए केवल एक विदेशी आक्रमण नहीं था बल्कि भारतीय राजनीति के बिखरेपन का कठोर प्रमाण था। छोटे छोटे गणराज्य, जनजातियों और राज्य अपने स्वार्थ में बटे हुए थे और उनके बीच कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो पूरे महाद्वीप को एकजुट कर सके। सिकंदर पंजाब और सिंध के क्षेत्रों तक आ पहुंचा था। चाणक्य ने इस स्थिति का गहन अध्ययन किया। वे भली भांति समझ गए थे कि यदि भारत के भीतर एक केंद्रीय सत्ता नहीं बनी तो विदेशी शक्तियां बार बार यहाँ आकर अपनी जड़ें जमाएंगी। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को केवल नंदों के विरुद्ध तैयार नहीं किया बल्कि उससे पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने विरुद्ध खड़ा किया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई और उसकी विशाल साम्राज्य रचना बिखर गई। उसके सेनापति, जिन्हें डायोडोची कहा गया, आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे। भारत के उत्तर पश्चिम में उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। यहाँ से चंद्रगुप्त के संघर्ष का अगला अध्याय शुरू होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सीमांत क्षेत्रों की राजनीति में उतारा। उन्होंने छोटे गणराज्य और जनजातियों को अपने साथ जोड़ा। चाणक्य की नीति स्पष्ट थी, पहले सीमा सुरक्षित करो तभी केंद्र पर आक्रमण करो। चंद्रगुप्त ने इसी रणनीति को अपनाया। उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया जहां यूनानी सेनाएं कमजोर पड़ चुकी थी। युद्ध हुए, संघर्ष हुए और धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनाओं को पराजित कर उन्हें सिंधु नदी के पार धकेल दिया। केवल एक सैन्य विजय नहीं था बल्कि ये संदेश था कि भारत अब विदेशी आक्रमणों को यूं ही नहीं सहन करेगा। इसी संघर्ष का चरम उस समय आया जब चंद्रगुप्त ने सीधे
सेल्यूकस निकेटर को चुनौती दी। ये युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक क्षण रहा। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच टकराव लंबा चला, लेकिन अंततः चंद्रगुप्त विजयी हुए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक संधि हुई जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण थी। सेल्यूकस ने अपने पराजय को स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त को विशाल क्षेत्र सौंप दिए। आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक का भूभाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। इसके अतिरिक्त एक और घटना हुई जिसने इस संधि को ऐतिहासिक बना दिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया। ये केवल राजनीतिक विवाह नहीं था, बल्कि ये दो महान परंपराओं और भारतीय और यूनानियों का एक अनूठा संगम था। इसी समय यूनानी दूत मैक्स्थनीज भारत आया। उसे पाटलिपुत्र भेजा गया, जहां चंद्रगुप्त के दरबार में कई वर्षों तक रहा। उसने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित किया। आज ये ग्रंथ मूल रूप से सुरक्षित नहीं है, परंतु उसके अंश अन्य यूनानी और रोमन लेखकों के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। मैक्स्थनीज ने जिस तरह पाटलिपुत्र का वर्णन किया, वो उस युग की भव्यता और मौर्य प्रशासन की शक्ति को सामने लाता है। उसने लिखा कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था और उसका आकार लंबे चकोर की तरह था। नगर को लकड़ी की विशाल दीवार घेरती थी, जिसमें 64 द्वार, 570 पहरी टावर थे। यह वर्णन हमें बताता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी उस समय विश्व के महानतम नगरों में गिनी जा सकती थी। विदेशी शक्तियों को पीछे धकेलने और सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद अब समय आ गया था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़े। नंद वंश का अंत, वह नंद साम्राज्य जिसने अपने अपार धन और विशाल सेना के बल पर पूरे मगध पर अधिकार कर रखा था, अब चाणक्य की प्रतिज्ञा का लक्ष्य बनने वाला था। धनानंद का शासन दिखने में भव्य था, पर भीतर से खोखला हो चुका था। उसकी कठोर कर नीति ने प्रजा को असंतुष्ट कर दिया। दरबार में चापलूसों की भरमार थी और जनता व शासक के बीच का फासला इतना बढ़ चुका था कि विद्रोह की चिंगारी बस सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। चाणक्य ने अपनी नीति के अनुसार पहले नंद साम्राज्य की जड़ों को खोखला करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने गुप्तचरों का जाल पूरे साम्राज्य में फैला दिया। ये गुप्तचर केवल सैनिक या व्यापारी के भेष में ही नहीं, बल्कि साधु, वैद्य, यहाँ तक कि नगर की स्त्रियों के रूम में भी हर कोने में मौजूद थे। उनकी सूचनाओं से चाणक्य को नंदों के प्रशासन की कमजोरियां पता चलती रही। धीरे धीरे उन्होंने नंद शासन के भीतर विद्रोह और संतोष की हवा दी। खजानों की लूट और सीमाओं पर लगातार छेड़छाड़ ने नंद राजसत्ता की साख को और कम कर दिया। इसी बीच चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे युद्धों में अपनी वीरता और कौशल दिखाना शुरू किया। ये केवल युद्ध नहीं था, बल्कि अब एक संगठित नेता के रूप में उभर रहा था। उसकी सेना विविध जनजातियों और राज्यों के लोगों को शामिल थी। ये सेना केवल तलवार का समूह नहीं थी, बल्कि असंतोष और आशा का संगम थी। हर सैनिक को यह विश्वास था कि वे केवल धनानंद से नहीं, बल्कि अन्याय और अहंकार से लड़ रहे हैं। नंदों और मौर्यों के बीच यह निर्णायक संघर्ष की भूमिका तैयार हो चुकी थी। जब पहली बार चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र की ओर कूच किया, तो वह पूरी तरह तैयार नहीं था। कथाओं में वर्णन आता है कि उस समय उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा और इससे पीछे हटना पड़ा। यह हार चंद्रगुप्त के लिए शिक्षा बन गई। चाणक्य ने उसे समझाया कि एक बड़े साम्राज्य को हराने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं है, धैर्य और रणनीति की आवश्यकता होती है। इसके बाद चाणक्य ने धीरे धीरे नंद साम्राज्य की शक्तियों को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने मित्र राज्यों के साथ गठबंधन बनाए, नंदों के खजानों को लूटकर उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी और उनके अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। चाणक्य की नीति स्पष्ट थी, पहले दुश्मन को भीतर से कमजोर करो, फिर बाहरी आक्रमण करो। जब धनानंद को लगा कि उसकी शक्ति कमजोर हो रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम युद्ध का दृश्य भारतीय इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक माना जा सकता है। एक और धनानंद की विशाल सेना थी, जिसके पास असंख्य पैदल सैनिक, हाथी और घुड़सवार थे। दूसरी ओर चंद्रगुप्त और चाणक्य संगठित परंतु अपेक्षाकृत छोटी सेना पर। अंतर केवल संख्याओं का नहीं था, अंतर था संकल्प और रणनीति का। चाणक्य की योजना के अनुसार
चंद्रगुप्त ने नंद सेना की कमजोरियों पर प्रहार किया। इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध केवल मैदान में नहीं बल्कि मनोविज्ञान में भी लड़ा गया। जनता का ये असंतोष और सैनिकों की ये थकान नंद सेना की शक्ति को तोड़ रहे थे। अंततः जब निर्णायक क्षण आया तो नंद सेना टूट गई। धनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया गया। उस दिन चंद्रगुप्त ने न केवल एक राजा को हराया बल्कि एक वंश का अंत कर दिया। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने अपनी खुली शिखा को फिर से बांधा। ये केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी बल्कि भारतीय इतिहास की नई शुरुआत थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य केवल मगध या उत्तर भारत तक सीमित नहीं था बल्कि धीरे धीरे उसने पूरे उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर लिया। नंद वंश के पतन और मगध विजय के बाद इतिहास की धारा बदल चुकी थी। अब वह बालक जिसे गांव के खेलों में राजा बनकर न्याय करते देखा गया था वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट बन चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजअभिषेक केवल एक राजनीतिक या राज तिलक नहीं था बल्कि ये उस संकल्प की प्रतिफल था जो एक विद्वान ने अपने अपमान के क्षणों में लिया था। ये वह क्षण था जब भारत ने पहली बार अपने भीतर एक केंद्रीय सत्ता की शक्ति को अनुभव किया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार पाता गया। उत्तर पश्चिम की ओर यूनानी प्रदेशों को जीतकर उसने अपनी सीमाएं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला दी। दक्षिण की ओर उसने दक्कन को कई भागों को अपने अधीन कर लिया। उसके साम्राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में आधुनिक ईरान की सीमाओं से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने वह कर दिखाया जो उससे पहले किसी भी भारतीय शासक ने नहीं किया था। लेकिन किसी साम्राज्य की असली शक्ति केवल उसकी सीमाओं से नहीं मापी जाती है, उसकी असली शक्ति होती है उसका प्रशासन। और यही चाणक्य की प्रतिभा अपने शिखर पर दिखाई देती है। उन्होंने चंद्रगुप्त के लिए एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जो न केवल सुव्यवस्थित था बल्कि इतना सुदृढ़ कि उसने आने वाली पीढ़ियों तक भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र व्यवस्था की आधारशिला था। अर्थशास्त्र में राज्य की सभी आवश्यकताओं का गहन विश्लेषण मिलता है। कर प्रणाली, कृषि, व्यापार, खनन, कूटनीति, न्याय व्यवस्था, सेना और जासूसी, इन सबका इतना विस्तार विवरण उस ग्रंथ में कि आधुनिक विद्वान उसे आज भी राजनीति और अर्थव्यवस्था का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ मानते हैं। चाणक्य ने कर प्रणाली को इस तरह व्यवस्थित किया कि राज्य के पास धन का अभाव न हो लेकिन जनता पर अत्यधिक बोझ भी न पड़े। मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसका केंद्रीकरण था। राजा सर्वोच्च था लेकिन उसके पीछे एक पूरी नौकरशाही थी जो राज्य को चलाती थी। पाटलिपुत्र में एक बड़ी परिषद थी जिसमें विभिन्न विभागों के मुख्य प्रमुख बैठे थे। हर विभाग का अपना प्रमुख था और उनके ऊपर सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। सेना और मौर्य साम्राज्य की रीढ़ थी। मैक्सथनीज ने अपने इंडिका में लिखा कि मौर्य सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में एक थी। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। सैन्य शक्ति के साथ साथ जासूसी तंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण था। चाणक्य का मानना था कि बिना सूचना के राजा अंधा होता है, इसलिए पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का विशाल नेटवर्क फैलाया हुआ था। साधु, व्यापारी, कलाकार, यहाँ तक कि नगर की स्त्रियां सभी राज्य के लिए सूचना पहुंचाने का कार्य करते थे। इस तंत्र ने साम्राज्य को भीतर से स्थिर बनाए रखा और किसी भी विद्रोह या षड्यंत्र को पनपने से पहले दबा दिया। इतिहास हमें यह भी बताता है कि चंद्रगुप्त का जीवन केवल राज सत्ता तक सीमित नहीं रहा। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। वे श्रवण बेला गोला चले गए जहाँ उन्होंने सल्लेखना व्रत के माध्यम से प्राण त्यागे। यह घटना हमें सिखाती है कि एक सम्राट जिसने शक्ति और वैभव को शिखर को छुआ अंतः तप और त्याग की तरह पर भी चल सका। अब जब हम इससे पूरे कालखंड को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट समझ आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी केवल पुरुष शिष्य की नहीं
ये उस दृष्टि का परिणाम है कि शक्ति और ज्ञान का संगम क्या कर सकता है। एक ओर चंद्रगुप्त की वीरता और नेतृत्व, दूसरी ओर चाणक्य की नीति और दूरदर्शिता, इन दोनों ने मिलकर भारत को उस पहला अखंड साम्राज्य दिया। इस गाथा का अंतिम संदेश यही है कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नाम नहीं है। इतिहास वह है जब कोई अपमान एक प्रतिज्ञा में बदल जाए, जहाँ कोई साधारण बालक साम्राज्य का निर्माता बन जाता है, जब कोई विद्वान केवल ग्रंथ नहीं लिखता बल्कि राजनीति की धारा मोड़ देता है। चंद्रगुप्त की वीरता, बिंदुसार की स्थिरता और अशोक की करुणा, ये तीन पीढ़ियां मिलकर उस मौर्य साम्राज्य की नींव बनी।